यार हम सब ने ना बचपन से ना अपनी एक ड्रीम बाइक विजुलाइज करी है। आप मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हो या ना हो, बट आई एम श्योर कि आपने जो भी अपनी ड्रीम बाइक विजुलाइज करी होगी ना, वो एक स्पोर्ट्स बाइक ही होगी। और स्पोर्ट्स बाइक से मैं बहुत ही प्रिसाइज हूँ तो एक रेस बाइक होगी। और एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है ना जिसने उस ड्रीम को ना बहुत हद तक कंप्लीट करा है इन सब 500 सीसी कैटेगरी, वो है टीवीएस। और मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस अपाचे RR 310 की। शायद वही एक रीज़न है कि ये बाइक ना मुझे और मेरे भाई दोनों को ना पहली नज़र में पसंद आई। दिखने में, बाइक चलाने में कैसी है, डेली यूज़ में कैसी है, ये तो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। बट डेफिनेटली इतनी अच्छी दिखने वाली बाइक एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में ना मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है। R15 भी बहुत अच्छी दिखती है, बट R15 छोटी है। RR 310 एक फुल फ्लेज स्पोर्ट्स बाइक दिखती है। इनफैक्ट अगर आप इसको एक 600 सीसी की कैटेगरी के साथ भी खड़ा कर दोगे ना तो बाइक इन लाइन दिखती है। सो मैंने जब ये बाइक 2020 में खरीदी थी, उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल GT 650 थी। और कॉन्टिनेंटल GT 650 खुद में एक बहुत ही अच्छी बाइक है, दिखने में बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी हेड टर्नर है। हम लोग कॉन्टिनेंटल GT और इसको लेके निकलते हैं ना, तो ये बाइक ज़्यादा हेड टर्न्स करती है, खास करके बच्चों और गर्ल्स के। देखने में ना ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक जैसी लगती है, बट इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, इट्स अ स्पोर्ट टूरर बाइक। गोइंग फॉरवर्ड मैं ना इस वीडियो का एजेंडा क्लियर कर देता हूँ। तो ये मेरी बाइक है, ये मैंने 2020 में खरीदी थी। दिस इज़ अ BS6 वेरिएंट और इस बाइक को मैं 4.5 साल चला चुका हूँ और मोस्टली मैंने इसको हाईवे, टूरिंग और सिटी कवर कर लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं इस बाइक का लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और करंट जनरेशन मॉडल भी अभी हाल ही में ही टेस्ट ड्राइव किया है। तो आई कैन टेल यू कि क्या डिफरेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि बाइक में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अदर देन लिटिल पावर बम्प एंड टॉर्क बम्प, तो ऑलमोस्ट ओनरशिप सिमिलर ही होने वाला है। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाई वी चोज दिस बाइक। सो जब मैंने बाइक खरीदी थी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर R15। R15 को ऑलरेडी 10 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, और आई वॉन्टेड समथिंग विच लुक्स स्पोर्टी, सिटी में मैं राइड कर सकूँ और ओकेजनल टूरिंग कर सकूँ। उसके अलावा मेरे छोटे भाई की ना एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उसको ना एक स्पोर्टी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहिए थी विच लुक्स बिगर, क्योंकि मैं 6 फुट 2, ही इज ऑल्सो 6 फीट, तो हमारे फ्रेम पे बाइक छोटी ना लगे। फॉर अ रेफरेंस R15 हम लोगों पे छोटी लगती थी। So we wanted something which is at least in 300 to 400 सीसी कैटेगरी। और जिस टाइम पे हमने 2020 में बाइक ली थी, उस टाइम पे इस बाइक के कंपटीशन में सिर्फ एक ही बाइक थी, वो थी RC 390, फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल में। बट प्रॉब्लम ये थी, जो RC 390 थी वो काफ़ी कमिटेड राइडिंग पोस्चर के साथ आती थी। उसका इंजन इससे ज़्यादा हीट करता था, प्लस एस्थेटिकली वो मुझे और मेरे भाई दोनों को ही देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी है। और आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि बाइक देखने में KTM की किसी भी बाइक से ज़्यादा अच्छी लगती है। इस बाइक के इंजन, राइड हैंडलिंग, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आता है 312 सीसी का इंजन विद 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और ऑलमोस्ट 33 bhp। पर ये जो परफॉर्मेंस कैटेगरी है ना, ये ऑलमोस्ट 250 और 400 सीसी बाइक्स के बीच में लाई करती है। ऑनेस्टली मैं अपने 4.5 साल के एक्सपीरियंस में बताऊं तो बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, कहीं से भी कम नहीं है। आराम से मैंने इसमें 165 के आसपास की टॉप स्पीड अचीव करी है और 140 प्लस तो बहुत आराम से जाती है। और जो इसके गियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी डिसेंट इनफ है। मतलब मुझे सिटी में ना बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेकंड गियर थर्ड गियर पे भी आराम से लो RPM से उड़ जाती है। इनफैक्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो लॉन्ग रूट और सिटी दोनों में ये बाइक ड्यूक 390 इनफैक्ट मेरी GT से दोनों से कम हीट करती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, ये बाइक भी बहुत हीट करती है। और मैं आपको बताऊँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि राइट साइड पे एग्जैक्टली इस साइड से मेरे पैरों में हीट आती है और घुटनों के पास ना काफ़ी हीट फील होने लगती है, खास करके गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 40 डिग्री के पार चला जाता है और हैवी ट्रैफिक में आप चलाते हो। इस बाइक की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इस 4.5 साल में, वो इसका सस्पेंशन सेटअप है। Trust me, without being adjustable, this bike has one of the best suspension setup from stock in this category of bike। मतलब मैंने बहुत सारी बाइक चला ली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार बाइक्स में सस्पेंशन सॉफ्ट सेटअप होते हैं, तो वो आपको हाईवेज पे उतना कंफर्टेबल नहीं फील कराते हैं। और कभी कभी ज़्यादा स्टिफ होते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ी सी भी बम्पी रोड होती है, आपको प्रॉब्लम होती है। इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुली सेट है। आप इसमें इसी सेटिंग्स के साथ ट्रैक करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फील होने वाली है, इसी सेटिंग्स के साथ आप टूरिंग करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी। ऑल्दो रियर में प्री लोड एडजस्टेबल है, तो आई रिकमेंड कि अगर आप हैवी पिलियन बैठा रहे हो या फिर ज़्यादा लगेज कैरी करना चाह रहे हो टूरिंग में, देन यू कैन ट्विक अराउंड इन द रियर सस्पेंशन। बट स्टिल
ये चैसी और ये सस्पेंशन सेटअप वन ऑफ द बेस्ट है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि दिस इज़ अ सेटअप कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम बीएमडब्ल्यू। सो यस, दिस इंजन इज़ अ रिवर्स इंक्लाइंड इंजन जो कि बीएमडब्ल्यू के साथ मिलके टीवीएस ने बनाया है। और ऑल्दो जिस तरह का ये इंजन सेटअप है, जिस तरह से ये इंजन इस चैसी में माउंटेड है, इंजन एग्जैक्टली बाइक के बीच में आता है, उस वजह से ना बाइक का वेट फील नहीं होता, और ये इस बाइक के पॉजिटिव में भी जाता है और नेगेटिव में भी जाता है, जो कि मैं अभी प्रोज एंड कॉन्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यही सेम सस्पेंशन और चैसी सेटअप आप नए वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इनफैक्ट दिस बाइक केम विद मिशेलिन स्ट्रीट 5, और जो करंट जनरेशन बाइक आ रही है वही मिशेलिन स्ट्रीट 5 के साथ आ रही है। ये टायर्स भी फैंटास्टिक टायर्स हैं, आई एम स्टिल रनिंग द मिशेलिन टायर्स, और द टायर्स, द सस्पेंशन सेटअप एंड द चैसी सेटअप वर्क्स फैबुलसली, स्पेसिफिकली जब सड़कें बहुत अच्छी हैं और आप बाइक को एंजॉय करना चाह रहे हो। मेरी जो कॉर्नरिंग करने की कैपेबिलिटी है ना, उससे ज़्यादा ये बाइक कैपेबल है। देखने में लगता है कि हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, कभी बाइक ऐसा टच वच नहीं करती है, बहुत ही बड़े स्पीड ब्रेकर है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। बाइक का व्हील बेस काफ़ी कम है, इस वजह से बाइक डेफिनेटली बहुत फ्लिकेबल फील होती है। बिकॉज़ क्योंकि इस बाइक का ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना सही है ना, हैंडल में एकदम वेट ही नहीं फ़ील होता है। इनफैक्ट जब मैंने ना R15 और इस बाइक को ना बैक टू बैक चलाया है, तो ट्रस्ट मी, मुझे ना ये बाइक R15 से भी चलाने में ज़्यादा हल्की लगी। और ये प्लेटफ़ॉर्म इतना कैपेबल है कि टीवीएस ने ना इसकी जो एक रेस बाइक थी, 200 एंड समथिंग किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो बाइक 110 केजी वेट करती थी। तो आई मीन दिस इज़ व्हाट टीवीएस इज़ शोइंग यू ऑफ दैट हाउ मच कैपेबल दिस प्लेटफ़ॉर्म इज़। बाइक के राइड पोस्चर पे आता हूँ। इस सेगमेंट की किसी भी स्पोर्ट बाइक से आप कंपेयर करोगे ना, देखने में स्पोर्टी है बट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन है। आप देख सकते हो हाथ का पोजीशन एकदम बहुत ज़्यादा हंच डाउन नहीं है, बहुत ईज़ी है। इनफैक्ट जो मेरा ओवरऑल जो राइडर ज्योमेट्री बन रही है बहुत कंफर्टेबल है। मैं 6 फुट का हूँ तो ऑब्वियसली मुझे तो ईज़िली फुट फ्लैट फुट हो गई। बट अगर आप 5 फुट 9 और 5 फुट 8 भी हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो इसका सीट का डिज़ाइन है ना, वो आगे की तरफ बहुत नैरो है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो बाइक को, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ जो मैंने इमीडिएटली R15 या फिर GT से जब भी स्वैप करता हूँ, मैं फील ये करता हूँ कि जो हैंडल्स है ना, वो थोड़े फ्लैट है। उस चक्कर में इट टेक्स सम टाइम फॉर मी टू गेट यूज्ड टू, बट वंस यू आर एडजस्टेड इनटू इट, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वाला जो वेरिएंट है और जो अभी करंट वेरिएंट आ रहा है, ये दोनों ही राइड बाय वायर है। बहुत ज़्यादा मुझे डिले नहीं फ़ील होता है। जब मैंने हिमालयन 450 ली, उससे जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, देन थोड़ा-सा कुछ माइक्रो सेकंड्स का ना मुझे थ्रॉटल में डिले फ़ील होता है, बट स्टिल वो निट पिकिंग वाली बात हो सकती है। उसके बाद मैं ओवरऑल अगर आपको डेली एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताऊँ, तो माइलेज भी इसका बहुत बुरा और बहुत अच्छा नहीं है। आई मीन आई विल से इट इज़ ओके ओके। सिटी में ये 23 टू 25 आपको देने वाली, डिपेंडिंग ऑन योर हाउ यू मैनेज द थ्रॉटल। हाईवे में आराम से 28 के आसपास देगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा 80-70 ड्राइव करो तो 30 के ऊपर भी जा सकता है। सर्विसिंग और नॉर्मल मेंटेनेंस की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट इसकी नॉर्मल में, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं करा रहे तो 2800 से 3500 के आसपास जाएगी। और पार्ट्स भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप फ्रंट ब्रेक पैड की बात करोगे तो 2300 रुपये का है, पीछे वाला करीब 2800 से 3000 रुपये का है। बाकी राइडिंग और डेली यूज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, और जो चीज़ें अच्छी लगी, मैं उनको ना थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करके आपके साथ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इस बाइक की मुझे प्रॉब्लम्स लगती है, मैं उन पे आता हूँ, जो मेरे लिए ना 4.5 साल में ना बहुत बड़ी डील ब्रेकर रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा डील ब्रेकर लगा है, वो इसका वाइब्रेशन है। इंजन एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, और वाइब्रेशंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। मतलब बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक आरपीएम्स पे वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, बाकी टाइम पे स्मूथ रहता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इवनली, मतलब फर्स्ट गियर में भी उतनी वाइब्रेट करती है, सेकंड गियर में भी। और इस वजह से क्या होता है कि जो बाइक की एग्जॉस्ट साउंड है, जो बाइक की इंजन साउंड है, वो आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो। प्लस बहुत जल्दी फटीग फ़ील होने लगता है। मतलब आपको सीट पे वाइब्रेशन फ़ील होगा, फुट पेक्स पे वाइब्रेशन फ़ील होगा, और कुछ स्पेसिफिक आरपीएम्स के बाद आपको हैंडल पे भी वाइब्रेशन फ़ील होता है। और वाइब्रेशंस इंड्यूस होने के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि इस बाइक में ना मेटल नहीं है, दिस बाइक इज मोस्टली फाइबर। इसका जो पूरा का पूरा टैंक है वो फाइबर है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके नीचे जो टैंक है और ये जो फाइबर का टैंक कवर है, इसके बीच में हॉलो स्पेस है। दैट इज द रीजन व्हेन आई नॉक आई कैन हेयर द साउंड। इसके जस्ट नीचे एयर इनटेक है, इस वजह से यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है ना, वो टैंक पे एम्पलीफाई हो जाती है। ऑल्दो उसको मैंने कैसे सॉल्व करा, वो हम लोगों ने इस टैंक को खोल के इसके नीचे फोम की पैडिंग्स घुसा घुसा के इसको पैक करा है, जिससे कि बहुत हद तक वाइब्रेशंस कम हो जाए। सेम प्रॉब्लम हमको सीट से भी आई थी, इसकी दोनों आगे पीछे की और दोनों सीटें वाइब्रेट करती थी। तो उसको भी हमने ऐसे ही फिक्स किया कि काफ़ी ज़्यादा कपड़ा ठूस दिया है, या फिर सॉफ्ट रबर्स बीच में लगा दिए, जिससे कि एकदम टाइट हो जाए। ऑल्दो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इस सीट को ना अभी थोड़े मोड़े भी स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
आगे का पूरा डूम वाइब्रेट करता है, और कुछ स्पेसिफिक आरपीएस पे तो इतना ज़्यादा डूम वाइब्रेट करता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डूम के सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से हमारी विंडशील्ड 2 बार चटक चुकी है। थैंक्स टू टीवीएस, उन्होंने हमारी विंडशील्ड दोनों ही बारी फ्री में चेंज करके दी। बट कब तक? एक बार वारंटी के बाहर जाएगी तब तो हमको अपने पैसे से डलानी है ना। और जो इसके डूम्स का जो वाइब्रेशन है वो जब मिरर्स में पहुंचता है तो मिरर्स आपके 50-60 किलोमीटर के ऊपर अनयूजेबल हो जाते हैं। इसीलिए मोस्टली मैं मिरर्स को बंद रखता हूँ, और आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, मे बी बार एंड मिरर और समथिंग। अभी मैं मिरर्स की बात कर ही रहा हूँ तो मिरर्स में मुझे ये प्रॉब्लम फील होती है कि मिरर्स को खोलते टाइम कोई लॉक नहीं है। फॉर एग्जांपल जब मैं मिरर्स को खोल रहा हूँ तो देयर शुड बी अ क्लिक क्लॉक, जिससे कि मेरे को मिरर्स की पोजीशंस कैलिब्रेट करने में ईजी हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे को ये कमी इसलिए फील होती है क्योंकि R15 में ऐसा था। मिरर्स आपको अपने से बहुत दूर महसूस होंगे, बट एज सच यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर में प्रॉब्लम नहीं है। बट वही प्रॉब्लम है जो सारी स्पोर्ट्स बाइक में होती है, मिरर्स आधे यूजफुल है ही नहीं। मतलब आप आधे मिरर से ही पीछे का देख पाओगे, आधा मिरर तो वैसे ही छुप जाता है। उसके बाद आगे विंडशील्ड की बात करूँ तो जो विंडशील्ड है ना वो 60-70 किलोमीटर तक ही विंड प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद सीधा आपके मुंह पे हवा आती है। और आई स्टिल थिंक कि टीवीएस को ना एक एक्सेसरी विंडशील्ड देनी चाहिए जो कि टॉलर हो, बिकॉज व्हाई नॉट मेक अ स्पोर्टी विंडशील्ड। प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल सिटी राइडिंग पे भी फील नहीं होता है कि एक स्पोर्टी बाइक चला रहे हो, विंडशील्ड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। टीवीएस 3 आइटरेशंस में विंडशील्ड का डिज़ाइन चेंज कर चुका है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट, और उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है वाइब्रेशन। इसकी सीट्स भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले सीट की लेंथ बहुत कम है। मतलब अगर आप लॉन्ग रूट पे ना अपनी राइडिंग पोस्चर को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकते हो। और पीछे वाली सीट तो मतलब इम्प्रैक्टिकल है यार। हाईवे पे तो आई डू नॉट रिकमेंड यू टू कैरी अ पिलियन, और सिटी में कर भी रहे हो तो इट्स जस्ट फॉर योर गर्लफ्रेंड और समबडी हु इज 60 to 70 kgs। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं पीछे बैठता भी हूँ ना, तो अगर आप R15 या फिर किसी भी स्पोर्टी बाइक का डिज़ाइन देखोगे तो इट्स ईजी टू ग्रैब दी टैंक। बट फॉर सम रीज़न इसमें पीछे बैठने के बाद ना टैंक ग्रैब करना उतना ईजी नहीं है। तो सीट का डिज़ाइन थोड़ा रिफैक्टर कर सकते थे, और थोड़ा सा ऐसे सीट को डिज़ाइन करते कि पिलियन सीट और राइडर सीट के बीच थोड़ा गैप होता। जब पिलियन बैठ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि राइडर और पिलियन दोनों इतना चिपक के बैठते हैं। उसके बाद बिकॉज़ ये वाला जो टैंक का शेप आप देख रहे हो ना, हंच, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर कभी आपकी बाइक हल्की-सी भी गिरती है या कहीं आप एकदम से पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, ये सीधा आपके अंडकोशों को डैमेज कर सकती है। मुझे और मेरे भाई दोनों को ये प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट एक बार मेरे भाई को लग भी गई थी वहाँ पे। और ये इस तरह का डिज़ाइन है, अगर आप इसमें कुछ सॉफ्ट पैडिंग लगा भी लोगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका सीट का स्पेस और कम हो जाएगा, और कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है वो काफ़ी स्मूथ और कर्वी है, बट वहीं पे ना टैंक का डिज़ाइन थोड़ा-सा नुकीला सा है। तो मुझे ये भी लगता है कि टैंक का डिज़ाइन थोड़ा बाइक के डिज़ाइन से नहीं जाता है। और दिखने में ना ये टैंक इतना बल्की है, इट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी बिग टैंक, बट इट्स अ 11 लीटर टैंक। तो स्पोर्ट टूरिंग में ना ये 11 लीटर का टैंक भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं ऑफ़र करता है, 250-300 मैक्स। उसके बाद जो चीज़ मुझे ना पिछले साढ़े 4 साल में इतनी ज़्यादा अनॉय करी कि मैंने टीवीएस को मेल भी करा, सर्विस सेंटर में भी मैंने ये बात कन्वे करी कि किसी तरीके से चीज़ें इम्प्रूव की जा सकें, वो है इसका जीटीटी। क्योंकि ये बाइक राइड बाय वायर है, राइड बाय वायर से इसमें इनेबल होते हैं राइड मोड्स, और राइड मोड के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर इनेबल हुआ है, वो है जीटीटी। नाउ जो गोल जीटीटी का वो ये है कि आप बिना थ्रॉटल लिए भी एक मिनिमम स्पीड पे हर गियर पे बाइक को चला पाओ। कार में हम लोग करते हैं ना कि क्रॉलिंग स्पीड हर एक गियर की मिमिक कर रहे हैं, वही सेम था। अभी उससे प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली ये कि बाइक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर में बहुत ज़्यादा स्टॉलिंग होती है। मतलब साढ़े 4 साल से चला रहा हूँ मैं, और ये बाइक अभी भी स्टॉल होती है यहाँ, और सिटी में तो ये बहुत अनोइंग हो जाता है। और क्या होता है, कभी-कभी बाइक ऐसे स्टॉल होती है कि आपकी बाइक टॉपल भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो रेन और अर्बन मोड है, उसमें जो जीटीटी है वो सारे गियर्स पे काम करता है, और जो स्पोर्ट्स और जो ट्रैक मोड है उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर पे काम करता है। जीटीटी करता क्या है, जीटीटी ने हर गियर को 2500 आरपीएम पे सेट करता है, और 2500 आरपीएम पे थ्रॉटल को जब वो सेट करता है तो आप ऑब्वियसली बाइक आपकी एक मिनिमम आरपीएम पे चलने लगेगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सिटी में ना बार-बार क्लच तो लोगे ही। अब जैसे ही क्लच लेते हो आपका आरपीएम ड्रॉप होता है, और जैसे आप क्लच छोड़ते हो जीटीटी ट्राइज टू पुश द आरपीएम टू 2500, और वो इमीडिएट पुश में ना कई बार बाइक स्टॉल हो जाती है, और ये बहुत अनोइंग है। और जीटीटी वाली प्रॉब्लम अभी करंट मॉडल में भी फिक्स नहीं है। हमने अर्बन और रेन मोड में तो बाइक को चलाना ही बंद कर दिया है। हम इसको मोस्टली स्पोर्ट और ट्रैक मोड पे ही चलाते हैं इन सिटीज, और हाईवे में एक्चुअली में मैं इसको अर्बन और रेन मोड पे चलाता हूँ, जबकि
होना उल्टा चाहिए, सिटी में आप अर्बन में चलाओ और हाईवे में स्पोर्ट्स में चलाओ। बट उसका रीज़न क्या है, सिटी में ना ये जो बार-बार जीटीडी की स्टॉलिंग होती है ना, इससे हम लोग होते हैं बहुत अनॉयड। स्टॉलिंग जो है वो आपकी स्पोर्ट और ट्रैक मोड में थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज़ इट ओनली वर्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड गियर। और हाईवे में क्या होता है, बिकॉज़ इट हीट्स अ लॉट, अर्बन मोड पे ना थोड़ा इंजन कम हीट करता है और अर्बन मोड पे जो बाइक है वो 7,500 आरपीएम पे रिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर जाती नहीं है। तो वो इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन की वजह से ईज़ी होता है ज़्यादा माइलेज एक्सट्रैक्ट करना। उसके अलावा अर्बन और रेन मोड, और अगर आप स्पोर्ट्स मोड्स को कंपेयर करोगे तो एबीएस का भी फ़र्क है। अर्बन और रेन मोड में ना एबीएस बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना पीछे की ब्रेक ही नहीं लगती है, ख़ास करके अर्बन मोड पर। ये मुझे बहुत ज़्यादा अननोइंग रहा है। मतलब अब मैंने ब्रेक पैड्स चेंज करा के देख लिए हैं, टायर तो ऑब्वियसली इसके बहुत अच्छे हैं, बट ब्रेकिंग का इश्यू है। कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा कम फ़ील होता है। फ्रंट ब्रेक पे रिलाई करता हूँ पूरी तरीके से, पीछे वाली ब्रेक तो लग जाए तो ठीक है, नहीं लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो राइड मोड्स के मैप्स है वो ऑलमोस्ट नई वाली बाइक में भी सेम ही, और ये सेम प्रॉब्लम मुझे फ़ील हुई। इनफैक्ट जब मैंने नई वाली बाइक चलाई तो मैंने फ़ील किया कि वाइब्रेशंस भी यार मतलब उतने ही हैं, थोड़े-मोड़े उन्होंने पैडिंग वगैरह ऐड करके मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी है। अभी क्योंकि मैं राइड बाय वायर की बात कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारी बाइक्स में और मेरी बाइक में इंजन माल फंक्शन का इशू हुआ। बहुत सारी बाइक्स में तो इतना ज़्यादा इंजन माल फंक्शन का इशू हुआ कि वो बाइक्स राइडेबल ही नहीं रही। लकीली भगवान की कृपा से हमको कभी ना कभी माल फंक्शंस की वार्निंग आई है, पर बाइक चलाने में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और 1-2 दिन में वो अपने आप चली भी जाती थी। तो ये हो सकता है कि वो यूआई का कोई ग्लिच हो, या ये हो सकता है कि कोई ईसीयू की वार्निंग ट्रिगर होती हो, बट अगर कुछ से नहीं जाए तो शायद मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाऊँ और चीज़ें चेक कराऊँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे केस में ये वार्निंग्स 1 या 2 दिन में चली गई। और लास्ट थिंग जिसके बारे में बात करूँ तो जो मुझे इस बाइक के बारे में सबसे ज़्यादा अनॉयड होती है, वो है इंजन और एग्जॉस्ट साउंड। पर्सनली मुझे ना बाइक में वाइब्रेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या होता है कि इंजन की नॉइज़ एक्चुअली बहुत म्यूटेड है इस बाइक में। वाइब्रेशंस की नॉइज़ इतनी ज़्यादा है कि आपको सिर्फ़ वाइब्रेशन की नॉइज़ सुनाई देती है। और ऑल्दो इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एग्जॉस्ट की नॉइज़ बहुत ज़्यादा मेटालिक है, मतलब वो ऐसा नहीं फ़ील होता है कि इंजन की नॉइज़ है। वो मेटालिक क्लंकीनेस आती है और नॉर्मल स्पीड पे 40-50 पे तक ठीक लगती है, उसके बाद वो थोड़ी अननोइंग फ़ील होने लगती है। सो मैं आपको ना एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। सच बताऊँ तो टीवीएस की बाइक्स में वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट साउंड्स होते हैं, बट इस बाइक में ऐसा नहीं है। और आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, कि उन्होंने इंजीनियर नहीं करा है, बीएमडब्ल्यू ने इंजीनियर करा है, मुझे नहीं पता। बट मुझे नहीं मज़ा आती है, और क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप एग्जॉस्ट चेंज भी करोगे तो और अगली होने वाली है। हमने क्या करा है, हम एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला है, और जो एयर इनटेक है उसको स्वैप करके बड़ा होल करके नया एयर इनटेक डाला है। उससे क्या होता है कि एक तो थोड़े से लोअर आरपीएम पे वाइब्रेशंस कम हुए, बिकॉज़ ज़्यादा एयर इंजन पे जा रही है। बिकॉज़ एयर इंडक्शन की साउंड थोड़ी बड़ी है, वो साउंड थोड़ी-सी वाइब्रेशन की नॉइज़ को ना ओवर पावर करती है, तो सुनने में बाइक थोड़ी लोअर आरपीएम में अच्छी लगती है। अच्छा, एक छोटा इश्यू और है जो थोड़ा-सा बारिश के मौसम में अनॉय करता है, वो ये कि जो कंपनी से ना इसमें मड कवर्स या टायर हगर्स आते हैं, वो डिज़ाइन एस्थेटिक्स में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और अगर आप उनको लगा भी लोगे ना तो भी ये उतना कुछ खास प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। और आप इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आप मडी सर्फेसेस पे बाइक चला रहे हो तो आपकी लगेज हो गया या फिर आपकी टी शर्ट हो गया ज़रूर ख़राब होने वाली है। मैं थोड़ा सा प्रोस पे भी डिस्कस करता हूँ। 4.5 साल में ना इस बाइक का सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि दिस बाइक इज़ अटेंशन ग्रैबर। मतलब कहीं भी खड़ी होती है तो लोग इस पे बैठ के फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं। लोग आपसे आगे पूछते हैं, और जिनको पता नहीं है ना इस बाइक के बारे में, पीपल थिंक कि दिस बाइक इज़ अ हायर कैपेसिटी बाइक, तो ये बहुत बड़ा प्रो है यार। आप पैसा खर्चा करते हो, यू वांट दैट अटेंशन। उसके अलावा दूसरा प्रो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी राइडिंग पोस्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज अ बाइक विच लुक्स स्पोर्टी बट राइड लाइक अ टूरर बाइक विच इज अमेजिंग। ओवर दिस 4.5 ईयर एक चीज़ तो मैंने देखी कि टीवीएस एक्चुअली लिसन्स टू यू। ऑल्दो टीवीएस के सर्विस सेंटर में आज भी जो मैकेनिक्स RR 310 को देखते हैं ना, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, ना ही वो वेल ट्रेंड हुए। बट स्टिल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू मेल टू टीवीएस एंड टीवीएस रेक्टिफाइज इट वेरी वेल। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि हमारे रियर सस्पेंशन में बहुत ही हल्की सी जंग लगी। हमने टीवीएस को मेल किया, और यू वोंट बिलीव टीवीएस सेंट अस अ न्यू डब्ल्यूपी सस्पेंशन। और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं तो यार रॉयल एनफील्ड के एक्सपीरियंस से इसको कंपेयर करूंगा। रॉयल एनफील्ड की बाइक में तो भाई आगे से पीछे तक हर जगह जंग लगी है, और मैं मेल भी कर लूँ ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसकी जो हेडलाइट्स है ना, ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट, इनका सेटअप बहुत अच्छा है, दीज आर वेरी वेल प्लेस्ड। और
सच बताऊँ तो अपने इतिहास में ना मैंने बहुत ही कम ऐसी बाइक चलाई जिनको लॉन्ग रूट पे ना ऑक्स लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे इस बाइक के साथ ना लॉन्ग रूट पे ऑक्स लैम्प की ज़रूरत कभी नहीं लगी। इनफैक्ट जब मैंने लॉन्ग रूट्स करे हैं, तो आई रिमेंबर 2 साल पहले मैं और मेरा भाई वी वेंट ऑन अ राजस्थान ट्रिप और मैं जीटी चला रहा था, जीटी में वी हैड ऑक्स लैम्प। देन वी सॉ कि जीटी विद ऑक्स लैम्प की लाइट कम थी और इसकी लाइट ज़्यादा थी। इनफैक्ट फॉगी सिचुएशंस में भी ना इसकी लो बीम बहुत अच्छी काम करती है। ऑल्दो फ्रंट में ना मुझे ये नंबर प्लेट होल्डर बहुत अगली लगता है, कुछ बेटर डिज़ाइन हो सकता था, पूरा फ्रंट एस्थेटिक्स ख़राब कर देता है। उसके बाद मुझे आज तक ना इस बाइक में ना मोस्टली रस्टिंग इश्यूज़ नहीं आए हैं कहीं पे भी। कंपेयरिंग टू द अदर बाइक्स ऑफ द सेगमेंट इसका पेंट का और फिट एंड फिनिश काफ़ी प्रीमियम फील होता है। जब आप बाइक पे बैठते हो तो जो आपको राइडर्स कॉकपिट आपके सामने दिखता है, बीट आपके हैंडल बार, बीट स्विच गियर्स, बीट जो ट्रिपल ट्री है, फिर जो आपका मीटर है, वो बहुत अच्छे से वेल लेड आउट है। इसके स्विचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत टैक्टाइल है, और मुझे ना पिछले 4.5 साल में कभी इसके स्विचेस में कोई इशू नहीं आया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये आइडियल क्वालिटी ऑफ स्विचेस है, जिस ऐसे ही होने चाहिए। बहुत ही टैक्टाइल है और एक क्लिक की फील आती है जब आप इनको ऑपरेट करते हो। जो मीटर का डिज़ाइन है, ऑल्दो विजिबिलिटी ऐसा सन वन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आई स्टिल फील कि यूआई थोड़ा बेटर हो सकता था। और यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है ना, टीवीएस का राइड कनेक्ट, वो एक्चुअली में काम नहीं करता है। वो यार आप कनेक्ट करोगे और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर में, तो वो हम कभी यूज़ कर ही नहीं पाए इसका ऑन बोर्ड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। बट स्टिल जो इसका राइडर कॉकपिट है, जिस तरह का ट्रिपल ट्रे दिखता है, वो देखने में एस्थेटिकली आपको ना अच्छा फील कराता है। जो बाइक का डिज़ाइन एस्थेटिक्स है ना, आगे से पीछे तक, बीट पेंट, बीट डिज़ाइन, बीट हेडलाइट, बीट बैकलाइट, बीट फ्रेम, एवरीथिंग कम्स टुगेदर वेरी वेल, और देखने में बाइक बहुत अच्छी लगती है। और अभी तो जो नई वाली बाइक आ रही है उसमें उन्होंने एरो विंगलेट्स दिए, ऑल्दो सही बताऊं तो 30-40 bhp की बाइक्स में एरो विंगलेट्स के होने का कोई मतलब नहीं है, बट इट गोज सो वेल विद द डिज़ाइन ऑफ द बाइक एंड इट लुक्स वेरी वेरी गुड। दिस बाइक इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली बाइक। ये चलाने में बहुत हल्की फील होती है, इसको हैंडल करना, मैन्यूवर करना बहुत ईजी है। थोड़ा सा लर्निंग कर्व है जस्ट बिकॉज ऑफ राइड बाय वायर एंड जीटीटी, अदरवाइज आई मीन इफ यू वांट टू राइड इट ऑन ट्रैक, ऑन हाईवे, ऑन सिटी, दिस बाइक इज फैबुलस। सो नाउ लेट्स कम्स टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो पिछले 5 सालों में ना इस बाइक ने ना हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिए हैं, सिवाय जीटीटी और वाइब्रेशंस के, जो कि वो इसके डिज़ाइन का पार्ट ही है अब तो। अदरवाइज ऐसा कोई पार्ट फेलियर या कोई ब्रेकेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इस बाइक में। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यार इस सेगमेंट की बाइक से 19 ही है, 21 तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाइक को सही से मेंटेन करने वाले हो तो साल में आपका मेंटेनेंस 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा। जो पार्ट आपका स्वैप होगा वो मोस्टली ब्रेक पैड्स होंगे, और जब आप 40,000 किलोमीटर चला लोगे उसके बाद जाके आपके क्लच प्लेट्स चेंज होंगे। और क्लच प्लेट्स का भी मैंने इंक्वायर किया था, 6,000 के आसपास है आपके स्लीपर क्लच वाले क्लच प्लेट्स, और 2,000 रुपये उस लेबर चार्ज आएगा। तो अगर आप मार्केट में कंपटीशन की बात करोगे तो 3.5 लाख रुपए की पड़ती है ऑन रोड इस समय, ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर इन। कि एक्चुअली में एक कॉम्पिटिटर वो BMW की ही है, जो कि थोड़ी महंगी पड़ती है, और आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर द BMW बाइक, बिकॉज वो अननेसेसरी महंगी है और BMW में पार्ट्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा BMW ने क्योंकि हाल ही में डिसकंटिन्यू कर दिए है अपनी नेकेड वाली बाइक, तो शायद आपको डिस्काउंट्स मिल जाए, क्योंकि आई एम श्योर कि जो RR 310 के काउंटर पार्ट है वो भी आगे चल के डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और देखने वाली बात है कि ऑल्दो ये बाइक देखने में इतनी अच्छी लगती है, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, माइलेज एंड एवरीथिंग इज सो गुड, स्टिल ना तो इंडिया में ना ही BMW वाली बाइक ग्लोबली बिकी। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस है। अब देखो तो 3.5 लाख में ना अभी भी ये डील बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस प्राइस ब्रैकेट पे ना कोई बाइक इसके आसपास आ नहीं रही है। RC 390 4 लाख के ऊपर जा रही है। आई मीन इफ यू आर इन अ मार्केट, इफ यू वांट अ बाइक विच कैन टूर ऑल्सो, विच इज कंफर्टेबल, इफ यू कैन लिव विद द वाइब्रेशन एंड इंजन नॉइस, आई वुड से यू गो फॉर इट। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4.5 5 साल का इस बाइक में अच्छा ही रहा है। बट वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द बाइक, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उसको सॉल्व करने के लिए। यू कैन स्वैप द एयर फिल्टर टू रिड्यूस द वाइब्रेशन इन लोअर आरपीएम्स, यू कैन गो विद फोम ग्रिप सो दैट आपके हाथ में थोड़ा कम फील हो, एंड दैट्स इट, यू कांट डू अ मच अबाउट इट। सो गाइज यहीं पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। आपको ना RR 310 के ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं RR 310 GT हिमालयन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राइड सेफ, टेक केयर।